हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 7। जो हमारा चैप्टर 7 है वो क्या है? जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से ना किसी रूप से भिन्न होते हैं। आप स्वयं को और एक अपने मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों की बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता है। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम अधिक समानताएं हैं। क्रियाकलाप 7.1। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या ऐसी देसी गाय और जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूह के बारे में सोचें। हम एक और सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों, फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की असीमित विभिन्नताएं को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों को अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तार समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूह में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने पर किया था। यहाँ जीवन को देखने का भी बहुत सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना होगा कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम यह लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को समूह, उप समूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानता है, जिसके आधार पर कुछ एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है। यह कहे कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। उदाहरण के लिए हम में से ज्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता, बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार के होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का प्रकार नीचे प्रकारों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है।
यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान जो जीवों के वृद्धतम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी संरचनात्मक क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधित लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधी अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकेरियोटी कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकी क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया भिन्न होती है। इसका असर कोशिकी संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती है या फिर एक साथ समूह में पाई जाती है या अविभाज्य समूह में मिलती है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों के शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नताएं होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नताएं पाई जाती है। जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस तरह का होता है, उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों को पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं, इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के आधार दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट करना। अब देखते हैं हम यहाँ पर वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इनमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर के बाद होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? जब हम जितने भी जीवों को देखते हैं, वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने में हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों में की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वर्गीकरण और समूहों की पदानुक्रमित संरचना। अर्नस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वॉस 1977 नामक जैव विज्ञानों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया।
ये समूह कोशिकी संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूकेबैक्टीरिया में बांट दिया है, जो प्रयोग में लाया जाता है। तो पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इन समुदायों के तुलना संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। जगत किंगडम यह फाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुछ कुल, फैमिली, वंश, जीन्स या जाति, स्पीसीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में विभाजित किया जाता है। हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति, स्पीसीज है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे। एक ही जाति के जीवों में ब्रह्म रूप में काफ़ी समानता होती है। वे जनन कर सकते हैं। विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशिष्टताएं क्या है, निम्न है। सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषम पोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों के चित्र 7.1 में दिखाया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा बैक्टीरिया स्थिर बीजाणु, इसमें हेटेरोरिस्ट और एनाबीना। ये क्या हमारा मोनेरा का चित्र है। अब हम आगे देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, इनमें एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिक शैवाल, डाइएटस, प्रोटोजोआ इत्यादि। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 देखें। जलधानी, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रही, जलधानी, सीलिया, गुरु केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक, मुखांश, साइटोसोम, भोजनधानी, साइटोपाइज। अपशिष्ट, यहाँ पर देखेंगे पैरामीशियम, बहिर्द्रव्य, एक्टोप्लाज्मा, अंतर्द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रिस्टल, भोजनधानी। ये क्या, अग्रमुखी कुटपाद, संकुचनशील धानी। यहाँ पर हमारा ये क्या, हमारा अमीबा। यहाँ पर देखेंगे हम फ्लैजेलम, छोटा फ्लैजेलम, लंबा नेत्र बिंदु, प्रकाशग्राही, संकुचनशील और क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हमको, ये केंद्रक दिखाई दे रहा। ये किसका है, युगालिना, प्रोटोजोआ का डायग्राम है। अब आगे हम देखते हैं फंजाई। ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कई अन्य अतिशय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से कई जीव अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणतः यीस्ट, मोल्ड, मशरूम उदाहरण के लिए देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा सिक्रोमाइसिस यीस्ट, पेनिसिलियम एगिरिक्स, ये क्या हमारे सारे फंजाई है। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता
कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों के लिए लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। प्लांटी, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटी जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा जीवधारी प्रोकैरियोटी, यूकेरियोटी, एक कोशिकी, बहुकोशी, प्रोटिस्टा, कोशिका भित्ति रहित, इसमें क्या है, एनिमेलिया। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम फंजाई और प्लांटी, ये 5 जगत वर्गीकरण किया है हमने। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनिमेलिया। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटी जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं प्लांटी। प्लांटी क्या होता है? पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित होता है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज के अंदर विकसित होता है अथवा नहीं। अब देखते हैं हम थैलोफ्राइटा। इन पौधों की शारीरिक संरचना विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरणतः थोलोथ्रिक्स, कैलेडोफेरा और अल्वा, स्पाइरोगाइरा और कारा इत्यादि हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमको चित्र दिखाई दे रहा है। थोलोथ्रिक्स यहाँ पर हमारा कैलेडोफोरा है, और उसके बाद ये अल्वा, ये स्पाइरोगाइरा, ये यहाँ पर देखो कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, पाइरिनॉइड और यहाँ केंद्रक और यहाँ जीव द्रव्य पाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या हमारा कारा, ये सारे किसके, थैलोफाइटा शैवाल के डायग्राम्स हैं। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना पत्तों जैसी संरचना विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए मोस, फ्यूनेरिया, मार्केशिया। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में हमको दिखाई दे रहा है रिक्सिया और यहाँ पर मार्केशिया और फ्यूनेरिया कुछ सामान्य ब्रायोफाइट है। टेरिडोफ्राइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणतः मर्सेलिया, फर्न, हॉर्स टेल इत्यादि। इन 3 समूहों के पौधों में जनन अंग अप्रत्यक्ष होते तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनेरोगेम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज के उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म, फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ टेरिडोफाइट, ये जैसे कि हमको दिया गया पत्ती, स्पोरोकार्प, तना, जड़, ये क्या हमारा मार्सिलिया, और यहाँ पर ये फर्न है। जिम्नोस्पर्म, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों में जिम्नो तथा संपर्मा से मिलकर हुई है, जिनमें जिम्नो का अर्थ होता है नगन तथा संपर्मा का अर्थ होता है, स्पर्मा का अर्थ होता है, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठी होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, पाइनस, ये क्या हमारा पाइनस, और ये क्या हमारा साइकस, कुछ नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म है। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म।
यह दो ग्रीक शब्दों एजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है और बीज में बीजपत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है। एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीज पत्र वाले को द्विबीजपत्री कहा जाता है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख यहाँ पर 7.11 में दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि हमारा एक बीजपत्री है और यहाँ पर ये क्या है, द्विबीजपत्री। अब हम यहाँ पर देखते हैं पादप। पादप शरीर बिना विभेदन के विभेदित पादप शरीर, यहाँ पर क्या है, थैलोफाइटा। और यहाँ पर बिना संवहनी उत्तक सहित ब्रायोफाइटिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं बीज रहित टेरिडोफाइटा और बीज उत्पादित करने वाले फेनरोगेम को देखते हैं हम यहाँ पर। तो नग्न बीजी फलों के बंद बीज वाले और जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर देखते हैं एंजियोस्पर्म दो बीज वाले बीज और ये क्या होते हैं, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्र वाले बीज, ये क्या होते हैं, एक बीजपत्री। ये क्या हमारा पादपों का वर्गीकरण हमने किया है। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 7.2। भिगोए हुए चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भीगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नर्म हो जाते हैं। इन बीजों को दो भाग में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर दो बराबर भागों में बंट जाते हैं? इन बीजों में दो दालें दिखाई देती है। वे द्विबीजपत्री जो नहीं फूटने और दालें नहीं दिखाई देती है, वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों को जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। क्या ये जड़ें मूसला या फिर रेशेदार है? क्या पत्तियां समांतर अथवा जटिल कावत है या सिरा विन्यास है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप मुझे देना। अब हम देखते हैं 7.5। एनेमेलिया। इस वर्ग के यूकेरियोटी बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चालायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। ये अचल जीव है जो किसी आधार के से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण और बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें उत्तकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरणतः साइकोन, यूप्लेक्टेला और स्पंजिला इत्यादि। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमको चित्र में दिखाए गए हैं। यूप्लेक्टेला, साइकोन, स्पंजिला। ये क्या हमारा स्पंजिला, ये क्या पोरीफेरा का डायग्राम है। सिलेंट रेटा। अब हम देखते हैं सिलेंट रेटा। ये जलीय जंतु है। इनका शारीरिक संगठन उत्तकी स्तर का होता है। इनमें एक देहु गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी होती है, जैसे हाइड्रा। उदाहरण के लिए हाइड्रा समुद्र एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पर्शक दंश कोशिका, मुख, एपिडर्मिस, मेसोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस और जठर, संवहनी गुहा और ये पाद। ये क्या हमारा हाइड्रा का चित्र है। ऐसे ही हमारा क्या है, समुद्री एनीमोन। ये क्या है, स्पर्कम समुद्र एनीमोन। सेलिंट्रेटा का डायग्राम है। अब हम देखते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोणक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन तीन प्रकार कोशिकीय स्तरों से
हुआ है। इसे शरीर के बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर से बनते तथा इनमें कुछ अंग भी बनते। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है जिनमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी उदाहरण के लिए चित्र में हम देख सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, कुछ प्लेटीहेल्मिंथ दिखाई दे रहे हैं हमको। यहाँ पर इसकी आँख है, ये फेरिक्स मुख है, ये क्या हमारा प्लेन एरिया है, और ये क्या है साकी जठर संवहनी गुहा। लीवर फ्लूक दिखाई दे रहा है हमको, और ये क्या है स्कोलेक्स चूसक गर्दन, ये क्या हमारा टेप वर्म दिखाई दे रहा है। निमेटोडा क्या है, ये भी त्रिकोरक जंतु है तथा इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कुटसिलोम कहते हैं। इनमें उत्तक पाए जाते परंतु अग्नतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते। उदाहरणार्थ गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि इत्यादि उदाहरण के लिए हम चित्र में देख सकते हैं। ये हमको चित्र दिखाया गया है, ये क्या है एक्स केरिस दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको, ये क्या है मादा, और ये क्या है हमारा नर है। अब यहाँ पर देखते हैं चुरेरिया देखो यहाँ पर कैसा है, कुछ निमोटोड एक्स हेल्थीमेनेथीज है। अब हम आगे देखते हैं एनिलीड जंतु द्विपार्श्व सम्मित एवं त्रिकोरिक होते। इनमें वास्तव में देव गुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जली एनिलीड अलवण लवणी जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन तंत्रिका पाए जाते हैं। ये जली और स्थली दोनों होते हैं, उदाहरणतः केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एनिलीड जंतु दिखाई दे रहे, स्पर्शक, पेल्म, पार्श्वपाद, ये क्या हमारा नेरिस है। केचुआ, जनन, पेपिला, गूदा, और ये क्या हमारा जोंक, आर्थ्रोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व सम्मिलित पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण है झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पेलीमोंग यानी झींगा, पेलेनियमियस बिच्छू, और पुरेनिया यानी मकड़ी। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं पेपिलेनिटा यानी तिलचट्टा, मस्का यानी घरेलू मक्खी, ये तितली, और ये क्या हमारा सतपाद। कुछ आर्थ्रोपोड जंतु है यहाँ पर हमारे मोलस्का। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र, उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उदाहरण के लिए घोंघा, सीप इत्यादि। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा काइटोन, ऑक्टोपस, घोंघा और यूनिया कुछ मोलस्क जंतु है। इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक, हेजहाग तथा डार्मा का अर्थ है त्वचा, तथा इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आंछित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं, उदाहरणतः स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है कुछ इकाइनोडर्मा जंतु दिखाई दे रहे हैं। एंटेडोन, पंख तारा, होलोथोरिया समुद्री खीरा, इकाइनोस समुद्री अर्चिन, और यहाँ पर हमारा एस्टी यानी तारा स्टारफिश हम देख सकते हैं। स्टारफिश कार्डेटा द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक एवं देह गुहा युक्त जंतु है। इसके अतिरिक्त आंतरिक शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकार्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन के कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग में पाई जाती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग
अलग करती है। यह पेशियां के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिससे चलन में आसानी हो सके। प्रोटोकार्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जंतु है, उदाहरणतः बेलनाग, लोसस, हार्डमेनिया, इम्फियोक्सस इत्यादि। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको चित्र में दिखाया गया है एक प्रोटोकार्डेट बेलनाग, लोसस, देखो जी सूंड दिखाई दे रही है, कोलरक दिखाई दे रहा है, कोलर, बेक्रियल क्षेत्र, क्लोम छिद्र, पृष्ठीय जनन पंख, मध्य पृष्ठीय उभार, यकृतशिका और यकृति क्षेत्र, गुदा, और यहाँ पर है पश्च यकृति क्षेत्र। आगे हम देखते हैं वर्टिब्रेटा को कशेरुकी। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियां का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट्स यानी द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु, इनमें उत्तकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि हम पहला देख सकते हैं, नोटोकार्ड, पृष्ठनली, कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जा, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली, देह गुहा और वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी। इनकी विशेषता लंबी ईल के आकार का शरीर होता है, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। ये परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रेरिया एवं मिकनीज है। यानी जहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर हैगफिश जबड़ा रहित कशेरुकी, पेट्रोमाइजोन। आगे हम देखते हैं मत्स्य। ये जो हमारी फिश जो समुद्र के मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटो चीज जैसी ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखी होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये अश्मतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षी होता है। ये अंडे देती है। कुछ फिश कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क फिश। अन्य प्रकार की फिश जो कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रूहू। उदाहरण के लिए अब हम यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। सिनिकेरोपस स्पेंडिटस, ये हमारा मेड्रानी फिश है। यहाँ पर हमारी ये लोयन फिश है, एग्लर फिश है। और यहाँ पर हम विद्युत रे टोरपीडो देख सकते हैं, स्टिंगरे, दंश रे। और यहाँ पर ये हमारी और भी ये हमारी ये डॉग फिश, इसकी आंखें, मुख, क्लोम, पंख और अंश पंख, श्रोणमी पंख और इसकी पूंछ दिखाई गई है। हमको कुछ मत्स्य दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लेबियो रोहिता, और ये हमारी दरियाई घोड़ा, और ये हमारा एक्सोसीट्स यानी जो हमारी ये फ्लाइंग फिश होती है, ये हमारी एनाबास यानी क्लाइंबिंग पर्च। कुछ अन्य मत्स्य हमने यहाँ पर देखी है। अब हम देखते हैं जल स्थलचर। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षी होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, वृकक पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतुओं से जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सेलमेंडर, टोड इत्यादि। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सेलामेंडर, टोड, राना, टिग्रिना, साधारण मेंढक और हाइड्ला वृक्ष मेंढक कुछ जल स्थल चर जंतु हमको दिखाए गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं सरीसृप। ये असमतापी जंतु, इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षी होता है। वृकक पाए जाता है। ये सभी अंडे देने वाले प्राणी, इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने का आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं टर्टल दिखाई दिया गया है, कैमेलियन, किंग कोबरा, उड़न छिपकली, डेरको, घरेलू छिपकली। ये कुछ हमारे सरीसृप है। अब हम आगे देखते हैं पक्षी है। ये समतापी प्राणी, इनका हृदय 4 कक्षी होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर में परों को ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा स्केनियो यानी सफेद स्टोर्क। यहाँ पर हम देखते हैं ओस्ट्रिच, और यहाँ पर हमारा नर गुच्छेदार बदक।
कबूतर, गोरैया, कौआ, ये कुछ हमारे पक्षी है दिखाई दे रहे हैं हमको। अब हम देखते हैं स्तनपायी। ये स्तनपायी प्राणी हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल, सफेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इस वर्ग के जंतुओं को शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे कि एग्डिना पेल्टिपस, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे पार्शुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमको दिए गए हैं कुछ स्तनपायी है, जैसे बिल्ली, मनुष्य, चूहा, हेल और चमगादड़। हम यहाँ पर इन सभी को देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके नाम हम क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट करना। नाम पद्धति, जीवों के वर्गीकरण नाम की क्या आवश्यकता है। पहले हम देखते हैं केरोलस लीनियस कोलवोन। लीने का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों का उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी की यह नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने इस सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय में उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप 7.3, निम्नलिखित जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू, इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए जब कोई एक भाषा जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ नहीं पाए। एक समस्या का हल, वैज्ञानिक ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार का हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों का संकेत में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले केरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। वैज्ञानिक, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्राणी एक कोशिका स्तर की संरचना, उत्तक स्तर की संरचना, पोरीफेरा बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा, कुट देहगुआधारी, इसमें हमारा होता है सिलेंट्रेंड्रा और प्लेटी हेलिम्थिस, और यहाँ पर है निमेटोडा। भ्रूण विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास, अंत स्तर की एक थैली से देहगुआ का बनाना, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अब हम यहाँ पर देखते हैं नोटोकॉर्ड विहीन और नोटोकॉर्ड युक्त एकाइनोडर्मेडा और यहाँ पर कार्डेटा। लार्वा में अवशेषित नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, प्रोटोकार्डेटा। वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन, काशेरुकी। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं साइलोक्स, मेटा, मत्स्य, जल स्थल चर एवं सरीसर्प और पक्षी और स्तनपायी। नाम पद्धतियां प्रणाली जीवों के एक दूसरों में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीनस स्पीसीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस स्पीसीज दोनों अलग अलग रेखांकित कर दिए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4, किन्हीं 5 जंतुओं को पौधे और वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में कोई समानता है। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 जगत वर्गीकरण करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी। जीव का शरीर एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी। बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा जाता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोसर्पम और यहाँ पर देख सकते हैं हम एंजियोस्पर्म। जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
और यहाँ पर है पैलेंटीहेलिम्थीज। अब यहाँ पर है नीमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्वाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और कार्डेटा। जैसे कि द्विपद नाम पद्धति जीवों को सही पहचान में सहायता करती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीसीज का होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।